नमस्कार। आज मैं फिर आपको आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं किस्सागोई परिवार की पुस्तक ऑपरेशन बजूका के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। 11 सितंबर को जैसा अमेज़न ने कहा था, उसने प्री बुकिंग के जितने ऑर्डर हैं उनकी किताबें भेजनी शुरू कर दी और कुछ को 12 को मिल गई, कुछ को आज, कल और परसों मिली। मतलब 11 को, 12 को, 13 को, 14 को उनको प्राप्त हो गई। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी सुधी श्रोताओं का, जिन्होंने उस पुस्तक के साथ अपनी फोटोग्राफ मुझे मेल की है या व्हाट्सएप पर भेजा है। बहुत खुशी हुई अपने किस्सागोई परिवार के सुधी श्रोताओं, सब्सक्राइबर्स, मित्रों, दोस्तों के हाथ में उस किताब को देखकर। अभी इतने दिन नहीं हुए हैं कि लोग उसको पढ़ के उसका रिव्यू भी दें, क्योंकि अमेज़न पर मैं देख रहा था अभी तक उसमें रिव्यूज़ नहीं आए हैं। अनुरोध सिर्फ इतना ही है, मेरी जो बात हुई पब्लिशर से, सृष्टि पब्लिशर्स के जो मालिक हैं अरूप घोष से, उन्होंने कहा साहब 2-3 दिन किताब पढ़ने में लगता है और उसके बाद ही ये रिव्यूज़ लोग लिखते हैं। तो मैं अपने सुधी श्रोताओं से, उन लोगों ने जिन्होंने मंगा ली है, उन लोगों से जिन्होंने पढ़ ली है, तो रिव्यूज़ ज़रूर लिखें, क्योंकि जैसा बता रहे थे सृष्टि पब्लिकेशन के पब्लिशर कि ये रिव्यूज़ ही किताब के जो आगे का रास्ता है वो तय करते हैं। जब तक अच्छे रिव्यूज़ नहीं आते या जब तक पर्याप्त मात्रा में रिव्यू नहीं लिखा जाता, तब तक किताब को आगे बढ़ाने में थोड़ी मुश्किल होती है। उन्होंने ये भी सुझाया कि हमारे पास तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके लिए रिव्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा मैंने आज तक कभी किस्सागोई में किसी को सब्सक्राइब करने, लाइक करने या नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। और हमारे सुधी श्रोता बहुत ही गंभीर, बहुत ही धीर और बहुत ही पेशेंस वाले हैं। उन्हें अच्छी लगेगी वो अच्छा लिखें, उन्हें अच्छी नहीं लगेगी वैसा लिखें, उन्हें खराब लगेगी वो खराब लिखें। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आपको जैसी लगे, पुराने जितने श्रोता हैं जिन्होंने पार्ट 1 से देखा है उन सबको सही बात पूरी पता है। लिखने में, प्रेजेंट करने में या सुनने में अंतर आता है, तो इसलिए आप रिव्यू ज़रूर लिखिएगा। जो भी पढ़ ले वो रिव्यू ज़रूर लिखे। मैं बार बार आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा, तभी ये सिलसिला आगे मैं बढ़ा पाऊँगा। अगली किताब जो आ रही है उसके लिए भी और जो हिंदी वाली आ रही है उसके लिए भी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्री ऑर्डर बुक किए, आप लोगों को किताबें मिल गईं, आपने किताब के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की, इस सब के लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हक है धन्यवाद करने का। और दूसरी बात ये कि मैं भोपाल में रहूँगा परसों, नरसों। तो अगर वहाँ कोई हमारे सुधी श्रोता हैं मुझसे संपर्क कर लेंगे, मेल हमें डाल देंगे, मैं अपना पता दे दूँगा, मैं उनसे मिल भी लूँगा। बहुत दिनों बाद उस तरफ जाना हुआ है, भोपाल की तरफ, कुछ काम से मैं जा रहा हूँ। तो मेरा भाई, सगा छोटा भाई वहीं रहता है, तो वहाँ भी मैं अपने परिवार के लोगों से, अगर कोई है वहाँ पर तो मैं, और मिलना चाहता है तो मैं मिलूँगा ज़रूर उससे। वो जहाँ कहेगा, ये सुधी श्रोता हमारे जहाँ कहेंगे
मैं उनसे मिलने आऊँगा। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको बता दूं, आप भूलिएगा मत। जो भी 18-19 लोगों ने ये अपनी फ़ोटोग्राफ आज शेयर की है, आज और कल के बीच में, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा, उनसे भी और जिनको मिलती जा रही है या जिन्होंने बताया नहीं है या जिनके पास आ गई है या जिन्होंने पढ़ लिया है, तो कृपा करके रिव्यू ज़रूर लिखें। मुझे आगे इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने को सुधारने में, लिखावट को सुधारने में, प्रेजेंट करने में। और बुक जो पब्लिश होती है वो दुनिया ही अलग है। पढ़ने वाले हर नई किताब को पढ़ते हैं, अपने कमेंट देते हैं, तो इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। आज का वाकया हमारे इसी उत्तर प्रदेश का है और बिल्कुल हालिया है, एकदम हाल फिलहाल का। जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर की कोतवाली, जो शहर कोतवाली है, वहाँ 10 सितंबर 2023 को जो इंस्पेक्टर थे, जो कोतवाल थे, राजपाल सिंह तोमर, उनको ये सूचना मिली कि एक महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। सीलिंग फैन पर दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। सामान्य सी बात है, आत्महत्या पर पुलिस बहुत, एक आध सब इंस्पेक्टर 2-3 सिपाही चले गए होंगे, आत्महत्या आत्महत्या है। चूँकि पुलिस के किसी स्टेटमेंट में आत्महत्या नहीं जाती है, हत्या, लूट, डकैती ये सब होती हैं, इसी पैरामीटर से नापा जाता है कि कितनी इफ़ेक्टिव पुलिसिंग पर्टिकुलर थाने की है, पर्टिकुलर एरिया की है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की है। तो चूँकि आत्महत्या का कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पुलिस गई, बॉडी को उतारा गया, पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लड़की वाले भी आए, लड़की का भाई मौजूद था और परिवार के लोग थे, ससुराल वाले थे, पति था उनका, जेठ जेठानी, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों आत्महत्या की। भाई ने जरूर बताया कि कल, मतलब जिस समय आत्महत्या की होगी उसके 2-3 घंटे पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। कुछ परेशान थी, वो आत्महत्या की बात कर रही थी कि मैं आत्महत्या करूंगी। मैं उसको बहुत समझा रहा था कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां, आखिर उनको छोड़कर तुम कैसे आत्महत्या कर सकती हो। मैंने पूछा भी क्या बात है, बस बोले कुछ बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। और उसके बाद रात में 12-1 बजे के आसपास ये सूचना आई कि उसने आत्महत्या कर ली। बस इतनी सी बात हुई, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आई, तो कोई ऐसी बात आई नहीं थी। बात तब आई जब उसके मरने के बाद उसके 4 बच्चों को लेकर उसका भाई, उसके पिता और परिवार के लोग घर पर मातम पुरसी के लिए आए और बच्चों को ये कहा कि भाई अभी हाल फिलहाल का मामला है, हम इन्हें बच्चों को अपने साथ रखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि इन्हें कहाँ भेजना है। ससुराल वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की। चूंकि उससे पहले बात हुई थी 2 घंटे पहले भाई से, तो उसने कौतूहलवश उस कमरे को देखना चाहा जहां उसकी बहन ने आत्महत्या की थी। बिस्तर के नीचे उसका मोबाइल फोन मिल गया, क्योंकि आत्महत्या के तुरंत बाद से सारे घर वाले उसका फोन मिला रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जैसे ही वो फोन मिला, भाई ने फौरन उसे जेब में रखा, जेब में रख के फिर बच्चों को लेके वो अपने घर आ गया। घर जाकर उसने फ़ोन के जो चैट हैं, जो उसको हैं, उसको देखना शुरू किया कि आखिरकार अंतिम समय में क्या बात हुई थी और किस बात से परेशान होकर उसने ये मुझसे कहा था कि मैं आत्महत्या करूंगी, कोई न कोई बात तो होगी। अपने
जिगर के टुकड़े अपने लगते जिगर अपने बच्चों को छोड़कर कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। इसी बात से परेशान वो मोबाइल को देख रहा था। गैलरी में उसको सुसाइड के इस टाइम के लगभग 1 घंटे पहले उसका अपना रोते हुए एक वीडियो उसे मिल गया। उसने उस वीडियो को सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो ये कह रही थी कि आज मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूं। इस बात के कसूरवार मेरे जेठ जेठानी हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी सजा दी है। दुनिया वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। मजबूर होकर मैं अपने 4 बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। जो बच्चे कभी मेरे बिना नहीं रहे, आज वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। मेरी आत्मा तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वो बहुत भटकेगी और तुम लोगों को परेशान करेगी। वीडियो का लिंक मैं आपको भेजूंगा। किसी वेबसाइट पे, किसी पोर्टल से मुझे मिला है। वो कम्युनिटी में होगा, आप देखिएगा, उसका दर्द सुनिएगा, उसकी तकलीफ सुनिएगा। तो जब बात ये हुई कि इस तरह से उसने बताया और अपने जेठ जेठानी के बारे में ऐसी बातें कही, तो ये मोबाइल लेकर, ये वीडियो कॉपी करके अपने मोबाइल में भेजकर वो सीधे थाने पर पहुंचा और एसएचओ राजपाल सिंह तोमर से वो पूरी बात बताई कि साहब ये सुसाइड हम भी समझ रहे थे, आप भी समझ रहे थे, पुलिस भी समझ रही थी, लोग भी कह रहे थे, मोहल्ला भी कह रहा था, लेकिन साहब इस वीडियो को देख लीजिए, इसकी टाइमिंग को देख लीजिए, मरने का वक्त जो लिखा है आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उससे मैच कर लीजिए। राजपाल सिंह तोमर ने देखा, बिल्कुल सही था कि अपनी आत्महत्या से बस थोड़ा सा पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। उसने कहा कि बिल्कुल सही है, आप एक तहरीर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अटैच करिए, मैं अभी मुकदमा लिखता हूँ। राजपाल सिंह तोमर ने जेठ जेठानी और अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया और जेठ जेठानी पकड़ कर आ गए। जेठ का लड़का भी पकड़ कर आ गया और घर में जो नौकर चाकर थे वो भी सब पकड़ कर आ गए, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि दुनिया वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। सारे लोग आ गए। पुलिस भी थोड़ा सा परेशान थी इस चीज़ को लेके कि कोई महिला अपने बच्चों को छोड़कर कैसे आत्महत्या कर सकती थी, और वो भी अपने जेठ और जेठानी की वजह से। बहरहाल सभी लोगों से बातचीत करने के बाद जो बात निकल कर आई वो बहुत ख़राब थी, बहुत चौंकाने वाली थी, और उसकी जो महिला की जो मजबूरी थी वो साफ साफ दर्शाती थी। सब लोगों से ये बात करने के बाद ये निकल के आया कि 12 साल पहले मैंने इसका काल्पनिक नाम सलमा रखा है, महिला का। सलमा की शादी हुई, उसका परिवार अच्छा था, लड़का कमाता था, और इसलिए भाइयों ने मिलकर बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी की। कुछ दिन तक सब बहुत अच्छा चलता रहा। बहन जब जब ससुराल से आती थी घर वालों की बड़ाई करती थी, मेरे सास भी अच्छे, मेरे ससुर भी अच्छे, मेरी जेठ जेठानी, मेरे पति सब अच्छे। इसी बीच में सलमा प्रेग्नेंट हुई तो उसको मायके भेज दिया। आजकल एक और भी ट्रेंड चलता है कि साहब पहला जो इशू है, पहला बच्चा है, वो मायके में ही होना चाहिए, पैदा होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे जो तर्क हैं ये कभी कभी कुतर्क भी होते हैं। कौन सी ऐसी बात है, शादी हो के आई है, प्रेग्नेंट हुई है, पहला बच्चा है, ससुराल में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी लोग टालने के लिए, खर्चे से बचने के लिए कि भाई अपना जाएगी वहीं सब खर्च वर्च करेगी, हमारे यहाँ बहुत खर्च हो जाएगा, इस तरह की मीन मानसिकता वाले लोग कभी कभी
यूं भी इसका बहाना लेके कि पहले बच्चे की पैदाइश मायके में होनी चाहिए, उसे मायके भेज देते हैं। सलमा ने वहाँ एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन वो वहीं अपने मायके रही। वहाँ पर बड़ा फंक्शन हुआ, ससुराल वाले सब आए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, महीने 1.5 महीने का, तो फिर वो ससुराल चली गई। बहन के जीवन में सब अच्छा चल रहा था। साल बीतते गए और बच्चे 4 हो गए। बहन का सबसे छोटा बच्चा, भाई ने ये बताया कि सलमा का सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है, और अभी साल 2 साल से बहुत परेशान किया जाने लगा सलमा को। कारण उसका ये था कि उसका हस्बैंड काम के बहाने अक्सर कई दिन बाहर रहता था। इस बात को लेकर सलमा और उसके पति के बीच झगड़ा होता था, क्योंकि जो वो कारण बताता था वो कारण सलमा के समझ में नहीं आता था। सलमा नेचुरली पत्नी थी उसकी, तो शक करती थी कि कहीं जाते हैं, कोई और है जिसके साथ ये समय बिताने जाते हैं। इस बात को लेके लंबी बहस घर में होती थी। जब वो लंबे समय के लिए चला जाता था तो उसका जेठ यानी पति का बड़ा भाई वो अक्सर इसके कमरे में घुस जाए, फालतू की बातें करे और कोशिश ये करे कि इसको जो बैड टच वाली बात होती है उस तरह से छुआ जाए। वो इसका विरोध करती रही। एक दिन उसने रोते हुए ये कहा कि मेरे जेठ, अपने भाई को फ़ोन किया कि मेरे जेठ मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ने कहा कि देखो फिर से ज़रा सा इसको अच्छे से समझ लो, ऐसा ना हो कोई गलतफहमी हो जाए। ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, बड़ी परेशानी होगी मुझको कहने में भी। जिस किसी से शिकायत करूँगा ठीक नहीं है, कोशिश करो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और जब जीजा आ जाएं यानी हस्बैंड तुम्हारे आ जाएं, उनको ये बात बताओ और वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे। इस बार उसका पति लंबे समय के लिए गया था। वो करीब 28 दिन बाद वापस आया। वापस आते ही सलमा ने अपने पति से ये सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे कमरे में घुस आए थे, फिर कंधे पे हाथ रखा, फिर ये कहा, फिर इस तरह की बातें वो करने लगे। पति ने छूटते ही कहा कि भैया भाभी की बातों के बीच में कतई दखल नहीं दूंगा, वो जो कह रहे हैं वो करो। सलमा टूट गई और बहुत वाद विवाद जब हुआ तो वो भागकर मायके चली गई। महीनों मायके रही। इसी बीच में फिर उसके पति आए, माफ़ी मांगी, तमाम तरह की बातें की और कहा कि तुम चल के मेरे घर पे रहो, बच्चों की वजह से मैं भी बड़ा विचलित हो रहा हूँ, बच्चों को नहीं देखता हूँ, मुझे दिक्कत होती है। इस तरह की बातें उसने कही होंगी। और सलमा एक बार फिर बच्चों के साथ ससुराल आ गई। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, पति ने उसके साथ मारपीट की कि मैंने सब पता कर लिया है, तुम मेरे भाई पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, और ये कहा कि अब की बार तुम अगर गई मायके तो तुम्हें वापस लेने नहीं जाऊंगा, और अब जाओगी मायके तो बच्चे नहीं जाएंगे। भैया ने कहा है कि इसको जहां जाना हो जाए, बच्चे अब नहीं भेजे जाएंगे। ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई। अगले दिन से जब ये पता लगा कि इसने मेरी शिकायत मेरे भाई से और अपने भाई से की है, तो सवेरे उठते ही जेठ ने फिर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और तब उसने स्पष्ट ये कहा कि तुम मुझसे संबंध बनाओ वरना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये किसी तरह से उस बात को टालते हुए इधर उधर की बात करके बाहर निकल गई। फिर शाम को आई और उसने कहा कि आज हमारे 2 दोस्त भी आ रहे हैं।
तुम्हें उनकी सेवा करनी है अगर तुम घर में रहना चाहती हो तब, वरना मायके चली जाओ। और एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर ये बात कहीं किसी को बताई तो मैं चारों बच्चों को जहर दे के मार दूंगा। ये सुनते ही कांप गई सलमा। जैसे ही उसने ये सुना कि ये इस बात का जिक्र कहीं करने पर हमारे बच्चों को मार देगा, बच्चों के बिना वो रह नहीं सकती थी। इस बीच में कई बार भाई ने फ़ोन किया, लेकिन उसने कतई जिक्र नहीं किया, सब ठीक बताया कि हाँ आप सब ठीक चल रहा है, अब कोई बात नहीं है। उसे लगा कि अगर हम भाई से जिक्र करेंगे, भाई इनसे शिकायत करेगा या मेरे पति से शिकायत करेगा, ये मेरे बच्चों को जहर दे के मार देगा। भाई ने सब और आसपास पता किया तो ये पता लगा कि जेठ इसका देह व्यापार का धंधा भी करता है। ये बात अपनी बहन के मरने के बाद उसे पता लगी, और आगे पता करने पर यह पता लगा कि इसके बेटे की जो पत्नी थी 4-6 महीने वो भी ठीक से रही, और उसके बाद जैसे ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश मृतका की जेठ यानी उस महिला के ससुर ने की, वो बोरिया बिस्तर उठाकर चली गई और दोबारा कभी लौटकर नहीं आई। ये उसके ससुराल जाकर भाई ने पता किया। उस दिन जिस दिन इसके दोस्त आए, ये जबरन उसके कमरे में घुस गया जेठ और हाथ पकड़कर कहा कि मेरे दोस्त आ गए हैं, मैंने सुबह कहा था तुमसे इनकी सेवा करनी है, उनको नाश्ता कराओ, उनको चाय पिलाओ, उनको खाना खिलाओ, उन्हीं के साथ रहो। इसने साफ मना कर दिया सलमान, और जेठ के बाहर निकलते ही कुंडी दरवाजे की बंद कर दी। कई बार बाहर से उसने दस्तक दी, लेकिन उसने कभी ताला नहीं खोला जब तक कि अगली दिन सुबह नहीं, कुंडी नहीं खोली जब तक कि अगले दिन की सुबह नहीं हो गई। भाई ने पुलिस से यही दरखास्त की कि उसने अपने वीडियो में यही कहा है कि उसके आरोपियों को, उसके जिन्होंने उस पर अपराध किए हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं पुलिस से यही दरखास्त करता हूँ कि सारे आरोपियों को, जेठ, जेठानी, मेरे बहनोई और जो लोग भी हैं जिनके लिए उसने कहा या लिखा है, इन सबको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की ज़रूरत न कर सके। आज की घटना देखिए, आज की घटना बहुत दर्दनाक और मार्मिक है। एक माँ अपने 4 बच्चों को छोड़कर आत्महत्या करती है। वीडियो में वो खुद बताती है कि मेरे बच्चे बिना मेरे रह नहीं सकते, पर अपने पर हो रहे जुल्मों सितम से परेशान हो गई हूँ। जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जेठ धमकी देता है कि अगर कहीं जिक्र किया तो चारों बच्चों को जहर दे के मार दूंगा। जेठ को पता था कि ये बच्चे ही इसकी कमजोरी हैं। जब तक इनके लिए धमकाया नहीं जाएगा, ये कभी अपने आप को सम्मिलित नहीं करेगी। जिस दिन वो ये कहता था, उस दिन वो, उसकी बहुत लंबा वीडियो है, लिंक जो है थोड़े छोटे वीडियो का मैंने कम्युनिटी में डाला है जो मुझे मिल पाया है, कि जिस दिन वो ये धमकी देता था उस दिन पूरी रात में अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका कर रखती थी। कई दिन मुझे नींद नहीं आती थी। मेरा मन इसी उहापोह में पड़ा रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने जेठ को देखकर मुझे घिन आती थी। एक बार मन हुआ कि मैं पूरी बात अपने भाई को बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर भाई को बताऊंगी वो पुलिस को बताएगा, पुलिस आएगी और पुलिस के आते ही मेरे चारों बच्चों को मार डालेगा। पति से एक आशा थी, पति ने भी ये कह दिया कि भैया भाभी की बात पर मैं
कोई दखल नहीं देता हूँ। वो जैसा कहते हैं वैसा तुमको करना पड़ेगा। बच्चों का मोह, पति, जेठ जेठानी की प्रताड़ना सलमा पर बहुत भारी पड़ी और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सुसाइड कर लिया। ये बात घर वालों को यानी मायके वालों को बाद में पता लगी कि उसके अपने बेटे की पत्नी यानी उसकी अपनी बहू के साथ भी उसने यही हरकत की थी और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई, भाग गई, दोबारा कभी लौट कर नहीं आई। मैं ये कहता हूं कि इतना जुल्म सहना भी ठीक नहीं है, गलत है। उसको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, भाई को ये कहना चाहिए था कि पुलिस लेकर आइए। अगर वो खुद पुलिस स्टेशन पर नहीं जा सकती थी तो भाई से कहती, पुलिस आती, उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था। मायके चले जाती, बच्चे मायके में रहते, वहाँ से अपने अधिकारों के लिए लड़ती, उसके साथ जो जुल्म सितम हुआ है उसके लिए लड़ती। आखिरकार देखिए उसके जाने के बाद भी बच्चे निहाल में ही हैं, लेकिन जुल्म सहते सहते वो उसने अपनी ही जान दे दी। किस्सा गोई परिवार के सभी अपने सुधी श्रोताओं से यही कहूँगा कि जुल्म सहने की भी एक सीमा होती है। इतना जुल्म किसी को नहीं सहना चाहिए। अपने अधिकारों का प्रयोग करिए, FIR कराइए और ऐसे पापियों को जेल भेजने में कोई गुरेज मत करिए। इनकी जगह वही है, तभी ये सुधर सकते हैं, वरना ये सुधर नहीं सकते। और इसी तरह से जुल्म सहते सहते भी जान दे देना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।